हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस अपने लेक्चर देखा अबाउट डिडक्शन, सॉरी अबाउट द एग्रीगेशन ऑफ द इनकम, दैट इज द क्लबिंग ऑफ द इनकम एंड इनकम रिलेटेड टू दैट। ओके, तो सारे इनकम्स को क्लबिंग करने का एग्रीगेशन देखा, जिसमें सेक्शन 64 से सेक्शन 60, 61, 64 इनके बारे में हमने डिटेल्ड देखा कि ऐसे कौन कौन से इनकम है जो एसएससी के इनकम हेड्स में ओके क्या होंगे, क्लब हो जाएगी, चाहे वो इनकम किसी और ने क्यों ना रिसीव किया, चाहे वो माइनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो, वाइफ के कुछ हमने उनको स्पाउस हो, सॉरी वाइफ ने स्पाउस मतलब कोई भी लाइफ पार्टनर ईच अदर के लिए, उसके बारे में देखा। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में देखा, जिसमें सेक्शन 70 से लेके सेक्शन 74 और सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 डेप्रिसिएशन, अंडर ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के बारे में डील करता है। इसके बारे में हमने डिटेल में देखा जो एग्रीगेशन है। ओके, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा डिडक्शन। ओके, इसके बारे में डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है, इस ग्रॉस टोटल इनकम से क्या है, कुछ डिडक्शन प्रोवाइड किया गया। सबसे पहले सोचते हैं ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है टोटल इनकम अर्न ओके इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड फिफ्थ वन इज द व्हाट, इनकम फ्रॉम द व्हाट, कैपिटल गेन। ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम से जो हमें टोटल इनकम, टोटल नेट ग्रॉस इनकम मिलेगा, उन पांचों इनकम को अगर हम लोग एडअप कर दे, ओके एग्रीगेट कर दे, हमें आ जाएगा टोटल इनकम। उस टोटल इनकम को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम अर्न इन अ प्रीवियस ईयर। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या हो गया, टोटल इनकम अर्न इन अ प्रीवियस ईयर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पांचों हेड्स ऑफ इनकम से जो भी हमें इनकम रिसीव्ड हुआ है, उन टोटल इनकम को हम लोग एडअप करेंगे तो उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम पे हमें क्या टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल अमाउंट है, जो कि क्या बहुत सारे डिडक्शन, बहुत सारे एग्जेम्पशन को माइनस करने के बाद हमें नेट इनकम अंडर द ईच हेड्स ऑफ इनकम में मिला। ये जो टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम क्या टैक्सेबल इनकम है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, इन इनकम्स के ऊपर टैक्स नहीं प्रोवाइड करता गवर्नमेंट, और हमें सेविंग का ओके मौका देता है। और क्या सेविंग्स के मौके देते हैं गवर्नमेंट हमें डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, दैट इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, इसी को हम लोग बोलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से गवर्नमेंट क्या करता है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से प्रोवाइड करता है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से में क्या है, सेक्शन 80, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में क्या है, ओके डिडक्शन 80 है। जो डिडक्शन 80 क्या करता है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिडक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम जो भी इनके, इसके अलावा हमें 2-3 लाख रुपए तक का क्या होता है डिडक्शन ओके अलाउ करता है, जिससे हम अपना क्या कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होगा। ओके, हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, वहां से हमें डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अंडर सेक्शन 80 के अंडर बहुत सारे डिडक्शन दिए गए। इन डिडक्शन को जब हम डिडक्ट कर देंगे तो हमें जो नेट इनकम आएगा उससे बोलेंगे नेट टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ओके नेट टैक्सेबल इनकम। लेकिन अभी हमारा ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर लिया कि हमारा ग्रॉस टोटल इनकम किस तरह है। ओके, अब हम किसके बारे में जानते हैं, डिडक्शंस के बारे में। ओके, डिडक्शन चैप्टर 6 के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसके पहले हम जानते हैं कि हमारा ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। सेक्शन 80B, सेक्शन 80B क्या बोलता है, ग्रॉस टोटल इनकम इज टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विदाउट मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, बिना मतलब डिडक्शन करने से पहले जो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है डिफरेंट सेक्शन
डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम से उसे हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ओके, डिडक्शन अंडर अप्रोप्रिएट कंप्यूटेशन सेक्शन हैव ऑलरेडी बीन गिवन इफेक्ट टू। ओके, जैसे हम लोग का जो भी डिडक्शंस होते हैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया। इनकम ओके ऑफ अदर पर्सन्स included under section 60 to 64 जो हमने एग्रीगेशन ऑफ द इनकम एंड सेट ऑफ द कैरी फॉरवर्ड इनकम, इनके बारे में सेक्शन 60 से 64 के बारे में देखा। इंट्रा हेड एंड इंट्रा हेड लॉसेस हैव बीन एडजस्टेड, अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा हैव बीन सेट ऑफ। ओके, ये सब को हमने सब सेटअप कर लिया। अब सिग्निफिकेंस है कि एटीएबी क्या करता है, हमें डिडक्शंस के बारे में बताता है। अब क्या जनरल रिस्ट्रिक्शन ओके विथ ओके राइट टू चैप्टर 6 ए डिडक्शंस, नो एक्सेस डिडक्शन, क्या है नो एक्सेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80A। ये सबसे पहले क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए शैल नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। मतलब पर्टिकुलर फाइनेंशियल जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम है उससे ज्यादा डिडक्शन आप नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना है 1,90,000 ओनली, और मेरा डिडक्शन चैप्टर 6 से कितना 2 लाख, तो -10,000 हमारा ओके नेट टैक्सेबल इनकम नहीं आएगा। नेट टैक्सेबल इनकम आइदर 0 और इन पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं जा सकता। मतलब जितना हमारा इनकम है ग्रॉस टोटल उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ओके, अप टू द योर टैक्सेबल इनकम विल बी इन द प्रीवियस और पर्टिकुलर ईयर में माना जाएगी। नो लॉस आफ्टर डिडक्शन, मतलब भाई ओके हमारा सेक्शन जो क्या बोलता है कि ग्रॉस टोटल इनकम से अगर आप डिडक्शन माइनस करो तो कोई एक्सेस लॉस नहीं आना चाहिए आपको। उसके बाद नो चैप्टर 6 से डिडक्शन इन सर्टेन केसेस, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, या फिर लॉन्ग टर्म ओके कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल, इस केस में कोई भी चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं होगा इस इनकम से। वो क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के से क्या होता है टैक्सेबल, जो कैजुअल इनकम से विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट हॉर्स रेसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन एक्ट, नो रेसिडेंट प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन, ओके इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट अंडर ओके नॉट अंडर द चैप्टर 6 से। कोई ऐसा कैजुअल इनकम हुआ है जो क्या है डिडक्शन अंडर चैप्टर ओके सर, जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दैट इज 30%, डायरेक्ट ऑनलाइन गेमिंग पजलिंग हॉर्स रेसिंग, ये सब से जो इनकम डिराइव्ड होता है वहां से क्या होता है डायरेक्ट 30% वो टैक्सेबल हो जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, 20%, 30% स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से क्या होता है वो टैक्सेबल है, तो वो अलग हो गया, उसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं है। क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद है नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD जो साइंटिफिक रिसर्च था या फिर अंडर जॉब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। ओके, उसके अंदर क्या है कोई भी आपको डिडक्शंस अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं ओके इसके अंदर पहला जो डिडक्शन है ATC। ओके, सबसे पहले बात कर किसके बारे में करते हैं, सेक्शन ATC। सेक्शन ATC किसके साथ में डील करता है, फॉर द इंडिविजुअल और हक, किसके लिए इंडिविजुअल और हक, कोई भी इंडिविजुअल या हक है रिस्पेक्टिव ऑफ ओके टू दिस ओके, इनके लिए क्या है ATC में गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिडक्शन रखे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है ग्रॉस टोटल इनकम से अंडर सेक्शन ATC के अंदर क्या करता है डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अब वो डिडक्शंस है क्या ओके जैसे वो डिडक्शंस हो गया ओके डिडक्शन ऑफ LIC हो गया, एन्युटी पॉलिसी हो गया, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंश्योरेंस हो गया, PPF कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गया, फिर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट हो गया, यूलिप हो गया। ओके, इन सब में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है एज अलाउड एज अ डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C में। 80C में क्या होता है इन सब का डिडक्शंस प्रोवाइड किया गया, लेकिन इन सब का डिडक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है कि हमें इसमें कुछ चीजें परफेक्टली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 80C के अंडर में। ओके, तो अंडर 80C में डिडक्शंस कितना अलाउड है, क्या हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अलाउड है डिडक्शन। ओके, इसमें लिखा गया है अंडर सेक्शन 80C के साथ में अंडर ओके अंडर 80C
सी में सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, ओके, सेक्शन 80CCD। ओके, तो हमारे पास कितने 3 दे दिया गया सेक्शन। ओके, सेक्शन क्या 80C, सेक्शन 80CCC एंड सेक्शन 80CCD, ये तीनों का मिला के ₹1,50,000 और invested whichever is lower। हमने जो 80C के अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग इन्वेस्टमेंट में जितना भी टोटल खर्चा किए, टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट हमने किया, तो पूरा इन्वेस्टमेंट क्या अंडर सेक्शन 80C के अंडर में आता है। ओके, और इन्वेस्टमेंट अगर हमने कितना भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहे जितना भी करो, लेकिन मैक्सिमम आपको ₹1,50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। और इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, आपने 80C में जितना इन्वेस्टमेंट किया है या ₹1,50,000 विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वही अमाउंट क्या है टैक्स। ओके, डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C हमें क्या करता है, बहुत सारे डिडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो टोटल डिडक्शन का अमाउंट कितना होना चाहिए 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 50,000 केवल 80C के लिए नहीं, वो और 2 सेक्शन अपने साथ इंक्लूड करता है, सेक्शन 80CCC एंड सेक्शन 80CCD। ओके, तो आइए हम इनके बारे में डिटेल्ड में देखते हैं कि डिटेल्ड में क्या क्या इसके अंदर सेक्शंस या फिर क्या क्या डिडक्शंस इसमें अलाउड किए गए हैं। ओके, अप टू ₹1,50,000। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी। ओके, तो इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या है कि ये एप्लीकेबल है केवल इंडिविजुअल एंड HUF को। सेक्शन 80C में डिडक्शन किसको अलाउड है, ओके, इंडिविजुअल्स और HUF, ओके, मेंबर्स ऑफ HUF इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद एक कंडीशंस, इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन शुड बी मेड इन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम। 80C में जो इन्वेस्टमेंट दिए गए केवल वही इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल 80C के डिडक्शन के लिए। आप किसी और में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी और स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अप्रूवल अलाउड नहीं है। डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली द पेमेंट, ओके, पेमेंट बेसिस, नॉट ऑन द अप्रूवल बेसिस। 80C में कैसा है कि अगर आप पेमेंट करते हो, एक्चुअल पेमेंट जितने अमाउंट का किया रहेगा केवल उतना ही अमाउंट एज ए डिडक्शन के रूप में कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई अमाउंट पेएबल है या फिर एक्रू है, ओके, तो वो अमाउंट क्या होगा, वो अमाउंट एज ए डिडक्शन के रूप में नहीं माना जाएगा। इफ अमाउंट इज पेड देन दैट अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज अ व्हाट, ओके, डिडक्शन। अब बात करते हैं मैक्सिमम डिडक्शन। Maximum amount of deduction under section 80CCC and section 80CCD or independently under section 80C is restricted to ₹1,50,000 maximum। ओके, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स क्या है 80C के अंदर, आइए देखते हैं। पहला इसके अंदर है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय इंडिविजुअल और एनी मेंबर ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी आप बोल सकते हैं। अगर इसके अंडर में कोई भी पर्सन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अपने स्पाउस का या फिर चिल्ड्रंस का, अगर वो इंश्योरेंस भर रहा है सेल्फ स्पाउस या चिल्ड्रन का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, चिल्ड्रन शुड बी डिपेंडेंट, ओके, अगर इनका इंश्योरेंस भर रहा है तो इंश्योरेंस एज अ अलाउड एज अ डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C में। और डिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस में डिडक्शन कितना अमाउंट है, ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में एक्चुअल जितना आपने पे किया, अप्रूवल बेसिस पे नहीं, ड्यू नहीं, जितना आपने लाइफ इंश्योरेंस पे किया प्रीवियस ईयर में उतना अमाउंट क्या है एज ए डिडक्शन अलाउड है इन अ प्रीवियस ईयर। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। अब इसमें डिडक्शन कितना 15% ऑफ पर्संस कवर्ड अंडर द सेक्शन 80U 80DD ओके एंड 20% लिमिट इंस्टेड ऑफ द 10% ऑफ द पॉलिसी इशूड अप टू द 31 मार्च 2012। और क्या है, पहले 10% अप टू द पॉलिसी अमाउंट था, 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट हम लोग ले सकते हैं। लेकिन कोई पर्सन हैंडीकैप्ड है या फिर कोई सीवियर हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए कितना 15%, क्योंकि उसको अंडर सेक्शन 80U और 80DD में उसको क्या हो रहा है कि डिडक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं स्पेशली। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग से डिडक्शन दिया गया कि
लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम में अगर कोई पर्सन 80U 80DD में अगर लायबल है डिडक्शन के लिए, तो उससे 15% ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी मैक्सिमम तक अलाउड है। प्रीमियम चाहे वो कितना ही भरे या फिर प्रीमियम विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर रहेगा वो क्या अलाउड एज अ डिडक्शन। उसके बाद नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युइटी, कोई डिफर्ड एन्युइटी है जो नॉन कम्यूटेबल है, ओके गवर्नमेंट प्रोविजन कैश पेमेंट इन लिeu एट द डिफर्ड, ओके सेल्फ स्पाउस या चिल्ड्रन अगर हम इनका पेमेंट करते थे अलाउड एज अ डिडक्शन से। उसके बाद डिफर्ड एन्युइटी डिडक्शन अंडर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरी, ओके नॉट एक्सीडेड 1/5 ऑफ द सैलरी सेल्फ। अगर कोई डिफर्ड एन्युइटी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डिसाइड किया, अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1/5 ऑफ द सैलरी अमाउंट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, 1/5 ऑफ द सैलरी अमाउंट तक क्या अलाउड एज अ डिडक्शन है। लेकिन डिफर्ड एन्युइटी में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, अप टू रुपीज ओके इक्वल टू 1/5 ऑफ द सैलरी। ओके अब ये हम लोग किसके लिए भर सकते हैं, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए। HUF या एनी अदर पर्सन को ये डिफर्ड एन्युइटी अलाउड नहीं है, ओके केवल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में था जो HUF मेंबर को अलाउड था। बाकी ये डिफर्ड एन्युइटी का जो दोनों केस है नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युइटी या फिर डिफर्ड एन्युइटी डिडक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरी, ओके ओके तब सेल्फ के लिए। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है, ओके कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी ओके और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आपको याद होगा कि हमारे सैलरी से क्या होता है, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मैक्सिमम 90% लोगों की सैलरी से डिडक्ट होता है एवरी मंथ। जो हम लोग जो ईयरली जितना भी हम लोगों ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हमारी सैलरी से डिडक्ट होकर गवर्नमेंट को डिपॉजिट होता है या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को डिपॉजिट होता है, वो अमाउंट एक्चुअली किसके पेमेंट से माना जाता है, ओके इंडिविजुअल्स जिसने सैलरी अर्न की है। और ये केवल सेल्फ के लिए एप्लीकेबल है, हम किसी चिल्ड्रन या स्पाउस के लिए एप्लीकेबल नहीं। अगर हमारी सैलरी से हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हमारी सैलरी से डिडक्ट होके उस पर्टिकुलर फंड में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन 80C में अलाउड है। 80C में क्या है, उसका डिडक्शन अलाउड दिया गया। समझ में आ गया कि हमारे सैलरी हमारे अकाउंट से क्या होगा, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होगा और ये डिडक्ट होके क्या होगा, हमारे अकाउंट्स में रीडिपोजिट होगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अगर एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं और वो अमाउंट हमारे सैलरी में टैक्सेबल है तो देन क्या उसका डिडक्शंस मिलेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है और हमारी सैलरी में वो इंक्लूडेड नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमारे अकाउंट से या फिर हमारे सैलरी से हमारे द्वारा पेड नहीं पाया जाएगा। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मिनिमम ₹500 मैक्सिमम ₹150 पर अकाउंट एज पर द PPF रूल। PPF प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम ₹500 तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एवरी ईयर और मैक्सिमम 150, क्योंकि 80C में भी क्या 150 तक का डिडक्शन दिया गया और PPF अकाउंट भी क्या रूलिंग करता है 150। अगर आप ईयरली 150 तक इन्वेस्टमेंट करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो क्या है, अलाउेबल डिडक्शन है आप लोगों के लिए। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर एनुएशन फंड। अगर सुपर एनुएशन फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपके द्वारा अमाउंट पे होना चाहिए और पे किस में होना चाहिए, नॉट इन कैश, कैश में नहीं पे करना है। अदर देन द कैश मोड आप कुछ भी कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सेल्फ का, ओके आप किससे भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने कैश में पेमेंट किया डिस अलाउड है अंडर सेक्शन 80C, ओके आपको क्या अदर देन कैश मोड से आपको अंडर सेक्शन 80C में पेमेंट करना है। तो सुपर एनुएशन फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अलाउड एज अ डिडक्शन है, ओके। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में किसको अलाउड है, इंडिविजुअल या फिर HUF को, समझ में आ गया, एनी मेंबर ऑफ HUF। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर एनुएशन फंड। उसके बाद है NSS, कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल सेविंग स्कीम 1992। NSS ओके गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया। अगर NSS में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो 80C में उसका डिडक्शन अलाउड है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे आप लोगों ने देखा सुकन्या समृद्धि योजना।
अगर सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी अंडर सेक्शन 80C में क्या अलाउड एज ए डिडक्शन इंडिविजुअल एंड एनी मेंबर ऑफ HUF हफ, ओके, इनको दोनों को डिडक्शन अलाउड है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अलाउड हो गया, ओके। 80C में आप लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, LIC देखा, उसके बाद है गवर्नमेंट नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी है, फिर डिफर्ड एन्युटी है, फिर कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, फिर कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू द सुपर एनुएशन फंड एंड सब्सक्रिप्शन टू द नेशनल सेविंग स्कीम 1992। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ द नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम सुकन्या समृद्धि अकाउंट हैज बीन नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन 9/2015 फॉर दिस clause child include girl child home so person is okay legal guardian if so scheme is specifies। समझ में आ गया? तो ये किसी भी मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल। उसके जो सब्सक्रिप्शन टू NSS नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हो, वहां पे कोई पेमेंट या इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या है अलाउड एज अ डिडक्शन है आपको प्रीवियस ईयर में। और प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, नॉट इन कैश और अदर एनी काइंड्स में चल चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ओके, UTI या फिर LIC या फिर कंट्रीब्यूशन टू द मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। अगर हम यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में ओके हम लोग क्या करते हैं, ओके इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको यूलिप भी बोलते हैं, ULIP यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी, ओके। म्यूचुअल फंड से कुछ रिलेटेड है, LIC है। अगर आप यूलिप में ओके जो म्यूचुअल फंड से या फिर LIC के थ्रू LIC में भी अगर आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते थे भी क्या 80C में इसका डिडक्शन अलाउड है। और ये किसको किसको अलाउड है, ये किसी इंडिविजुअल या फिर एनी मेंबर ऑफ HUF को अलाउड है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द एन्युटी प्लान और इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी के किसी भी एन्युटी प्लान्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या अलाउड एज अ डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 है। उसके बाद है जीवन धारा, जीवन अक्षय ऑफ LIC प्लान्स ऑफ टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा, जिसको 80C में दिया गया है। समझ में आ गया? उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम लोग इसको, या फिर UTI, ओके, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स के यूनिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ओके फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से केवल इंडिविजुअल्स के लिए। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स और द नेशनल हाउसिंग बैंक। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट नेशनल हाउसिंग बैंक, म्यूचुअल फंड, ओके, या फिर हम UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो भी अलाउड। इंश्योरेंस प्लान तो अलाउड था, पेंशन फंड भी अलाउड है। उसके बाद है डिपॉजिट विद नेशनल हाउसिंग बैंक, डिपॉजिट विद नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ में अगर हम इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो भी क्या अलाउड एज अ डिडक्शन है। उसका डिपॉजिट विद द पब्लिक सेक्टर यूनिट, अगर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट कि किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर इन सब में हम पब्लिक डिपॉजिट्स रखते हैं तो क्या अलाउड एज अ डिडक्शन से, जो भी आप वो भी लॉन्ग टर्म्स होना चाहिए, ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका डिपॉजिट विद द नोटिफाइड हाउसिंग बोर्ड्स, अगर गवर्नमेंट ने अंडर लॉ में या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई स्पेसिफाइड बॉन्ड निकाला गया, ओके, हाउसिंग बोर्ड निकाला गया है, उसके साथ में डिपॉजिट रखा है तो भी अलाउड। ट्यूशन फीस ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन इंडिया, फुल टाइम एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अदर देन द डोनेशन और डेवलपमेंट फीस, डोनेशन और डेवलपमेंट फीस छोड़ के अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किसके लिए हम लोगों ने किया है, फॉर द सेल्फ और द स्पाउस और चिल्ड्रंस के लिए, तो क्या है अलाउड एज अ डिडक्शन है, ओके। थैंक यू एवरीवन। उसके बाद है हाउसिंग लोन, ओके, वो जो सॉरी हाउसिंग लोन के पहले एजुकेशन ट्यूशन फीस को वापिस आता है। ट्यूशन फीस जब भी देखते हो टोटल जो फीस पे की जाती है उसमें एक ट्यूशन फीस होती है। कोई भी हम लोग एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उसमें वो अमाउंट अलाउेबल है, न कि टोटल फीस जिसमें ट्यूशन और इसमें डोनेशन और अदर एक्टिविटीज की फीस रहती है, वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं है। उसके बाद हाउसिंग लोन कॉस्ट, अब हाउसिंग लोन कॉस्ट में क्या होता है कि हाउसिंग लोन, ओके, जैसे 80C में आ रहा है हाउसिंग लोन, हम लोग क्या करते हैं जो हमारा लोन है, ओके, लोन का क्या करते हैं हम EMI देते हैं, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट,
ओके, तो ईयरली जितना भी ईएमआई भरता हूं वो ईएमआई क्या रहता है, ईएमआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस क्या रहता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो क्या होता है, अंडर जो हम इंटरेस्ट भरते हैं वो इंटरेस्ट क्या रहता है, हाउसिंग लोन पे। हाउसिंग लोन पे अगर हम कोई इंटरेस्ट भरते हैं तो इंटरेस्ट क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, याद होगा आपको। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम करते थे उसमें दो डिडक्शन देता था। एक डिडक्शन देता था अंडर सेक्शन 24A जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था आपका 30% ऑफ एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। अभी यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट जो क्या है 20 डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में डिडक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। ये डिडक्शन किससे रिलेटेड रहता था, ओके, उसी में अलाउड है। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं हम, जो हम प्रिंसिपल अमाउंट 80C में डिडक्शन अलाउड है, ओनली टू द प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो वो नहीं है, पूरा ईएमआई का डिडक्शन नहीं मिलता। डिडक्शन किसका मिलता है, जो हम प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं अंडर सेक्शन 80C के अंडर में, वो डिडक्शन अलाउड है हमें। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन टू अप्रूव्ड इक्विटी शेयर और डिवेंचर ऑफ ए पब्लिक कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द एंटायर प्रोसीजर ऑफ इश्यू यूटिलाइज होनली और एक्सक्लूसिव पावर ऑफ जनरल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कंपनी होल्डिंग मिनिमम 3 ईयर। अगर 3 इयर्स तक ओके आप किसी कंपनी के शेयर से या फिर ऐसे नोटिफाइड कंपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अदर डेवलपमेंट के लिए अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया कि इसका डिडक्शन आपको मिलेगा और 3 इयर्स के लिए उसके डिपॉजिट्स को होल्ड करते तो अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 से। उसके बाद टर्म डिपॉजिट एटलीस्ट 5 years with a scheduled bank in accordance with the scheme framed and notified by central government. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई शेड्यूल्ड बैंक के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया मिनिमम 5 years के लिए तो आपको एज ए डिडक्शन अलाउड है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन टू द नोटिफाइड नाबार्ड बॉन्ड्स। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो नाबार्ड बैंक है, अगर इनके बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ये भी डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन 80C, ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स के लिए अभी सब। उसके तो 5 years टर्म डिपॉजिट इन अकॉर्डिंग विद द पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल्स। पोस्ट ऑफिस के साथ तो 5 years का आपने टर्म्स डिपॉजिट रखा है तो जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया एज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू द एडिशनल अकाउंट, ओके, टू अकाउंट, ओके, कोई भी एडिशनल अकाउंट में अगर आपने किया है गवर्नमेंट नोटिफाई किया तो अलाउड एज अ डिडक्शन। उसके बाद है LIC और लाइफ ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी। ओके, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें कैसा है कि कुछ नोट्स है हमारे पास। अभी हमने LIC देखा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर 2 साल के अंदर आपने उस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। ओके, उसके बाद है डीम्ड इनकम। यूनिट लिंक है, यूनिट लिंक में कम से कम आपका 5 साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टर्मिनेशन नहीं करना है। ओके ओके, फिर विड्रॉल फॉर द सुपर सीनियर सिटीजन स्कीम 5 times डिपॉजिट प्लान से, ओके, तो ये करना है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग, ओके, कंस्ट्रक्टेड लोन फॉर द रेसिडेंशियल, ओके, और जो आपने लोन लिया रहेगा हाउसिंग लोन के लिए उस लोन का इस्तेमाल केवल घर खरीदने या घर के कंस्ट्रक्शन के लिए ही होना चाहिए। अगर उस लोन को आपने लेके किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है फिर वो जो आप प्रिंसिपल पे कर रहे हो उस प्रिंसिपल का ओके अमाउंट जो आप रीपेमेंट कर रहे हो 80C में डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। वो लोन का इस्तेमाल घर खरीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ रहेगा तो ही उसका डिडक्शन अलाउड है, अदरवाइज उसका डिडक्शन आपको प्रीवियस ईयर में अलाउड नहीं है। उसके बाद अमाउंट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन पे अदर एक्सपेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर द रेसिडेंस हाउस टू द एसएससी। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या हो जाएगा, सब इंक्लूड है। कॉस्ट ऑफ द हाउस, कोई आप स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर फीस या रजिस्ट्रेशन फीस भर रहे, इंस्टॉलेशन ओके, इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट जो भी आप कर रहे हो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम से वो भी अलाउड है। ओके, आपने हाउस में जो भी रीपेमेंट अमाउंट किया है चाहे आपने सेल्फ से किया या फिर यहाँ से वो अलाउड एज ए डिडक्शन। रीपेमेंट ऑफ लोन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एनी बैंक, कुछ भी हो सकता है, ओके, कोई भी बैंक हो सकता है, वहां से भी अलाउड है। कोई पब्लिक बैंक को, स्टेट बैंक को, सेंट्रल बैंक को या फिर LIC से लिया या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक से लिया, अगर आप इन सब का रीपेमेंट करते हो तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट किया अलाउड एज अ डिडक्शन। अमाउंट नॉट क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन। अब 80C में कौन सा अमाउंट
डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं है। ओके, 1 मिनट के बाद देखते हैं। हेलो, ओके, हम बात कर रहे थे डिडक्शंस। ओके, अमाउंट विच आर नॉट ओके अलाउड इज अ डिडक्शन। ओके, अमाउंट्स नॉट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन। ऐसे कौन से अमाउंट है जो क्या है ये अंडर सेक्शन 80C में अलाउड एज अ डिडक्शन नहीं? कोई भी एडमिशनल फीस है, कोई भी एक्सपेंसेस है, ओके, एडमिशनल फीस और मेंबरशिप फीस, अमाउंट पेड बाय ए शेयर होल्डर, मेंबर्स टुवर्ड द एडमिशन फीस, इनिशियल डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और द बिकमिंग अ मेंबर ऑफ सच कंपनी। किसी कंपनी के शेयर मेंबर्स ये सब बनने के लिए अगर आप कोई खर्चा कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, वो एक्सपेंडिचर एज अलाउड एज एक्सपेंडिचर नहीं है। कोई अल्टरेशन है, रिपेयर और कॉस्ट ऑफ द हाउसिंग। अगर किसी हाउस को आपने जैसे लोन लिया था हाउसिंग पर्पज के लिए, फिर से कोई खर्चा कर रहे हो फॉर द रिपेयर्स ऑफ द हाउस और द कॉस्ट ऑफ द हाउसिंग, जैसे आपको कोई हाउस बन के मिल गया, कंस्ट्रक्शन होकर आपको मिल गया पोजीशन, या फिर आप घर में उस घर में ऑक्यूपाई कर लिए रहे, उसके बाद कोई अल्टरेशन, कोई रिपेयर्स, कोई मेंटेनेंस, कोई रिनोवेशंस करते हो तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज अलाउड इज अ डिडक्शन नहीं। उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। मैंने याद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको बताया था डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। 24 में 2 डिडक्शन है। ओके, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू, और उसके अलावा है अंडर सेक्शन 24B में डिडक्शन है। अंडर सेक्शन 24B में क्या है? ओके, इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन बोरोड फॉर द वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस और द ओके परचेज ऑफ द हाउस और एक्विजिशन ऑफ द हाउस। इन सब के लिए जो लोन लिया है उसमें ऐसे जो डिडक्शन वहां अलाउड हो गया, वो डिडक्शन यहाँ पे अलाउबल नहीं है। उसके अलावा इंसेंटिव टू द नेशनल पेंशन ओके सिस्टम सब्सक्राइबर में। उसके अलावा हम बात करते हैं तो 80C का हो गया। इसके अलावा 80CCC
ATCCC और ATCCD क्या है? ATCCC क्या है? इसमें अमेंडमेंट किया गया था कि इंसेंटिव्स टू द नॉन पेंशनर सिस्टम सब्सक्राइब फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, ये दिया गया है कि अगर ये है कि इनको एडिशन से 14% ऑफ द सैलरी टुवर्ड द कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा तो अलाउड इज डिडक्शन है। अभी ATCCC और ATCCD के बारे में देखते हैं। ऑल एप्लीकेबिलिटी क्या है कि पेंशन स्कीम है ATCCC और ATCCD। ATCCC किसको? इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजन, ओके, सभी इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल। और ATCCD ऑल एम्प्लॉयज के लिए, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के लिए। ATCCC पेंशन स्कीम सभी इंडिविजुअल्स के लिए। और ATCCD एक इसके लिए ऑल एम्प्लॉयड है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे एनी अदर एम्प्लॉयज है। समझ में आ गया? अब कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरेंस और रिसीविंग पेंशन, कंट्रीब्यूशन टू द नोटिफाइड स्कीम। ओके, इसमें अगर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एन्युटी प्लान ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर जो अदर पर्सन ATCCD में कोई नोटिफाइड बॉन्ड्स में नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करता अलाउड है, इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। ATCCC में इंडिविजुअल्स के लिए अप्लाइड है, कोई भी इंडिविजुअल्स चाहे रेसिडेंट चाहे नॉन रेसिडेंट। लेकिन जो ATCCD है केवल एम्प्लॉयज के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई अदर एम्प्लॉयज हो। डिडक्शन अमाउंट डिपोजिटेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। ATCCC में क्या है? जितना अमाउंट डिपोजिट किया उसके सब्जेक्ट के हिसाब से कि मैक्सिमम 1,50,000 है। तो ATCCD में क्या? अमाउंट डिपोजिटेड मैक्सिमम टू लिमिट। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना? 1,50,000 है। ओवरऑल 1,50,000 किसका किसका मिला के? ATCCC एंड ATCCD तीनों का अमाउंट मिला के 1,50,000 तक डिडक्शन अलाउड है, इससे ज्यादा डिडक्शन अलाउड नहीं है। क्लियर हो गया? और इसमें कंडीशन है कि जो अमाउंट हम लोग डिडक्शन के लिए ले रहे हैं ATCCC या ATCCD में, वो अमाउंट ATC में एज ए डिडक्शन अलाउड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डबल डिडक्शन ले लेंगे। ये तीनों का मिला के 1.5 लाख तक डिडक्शन मिल सकता है मैक्सिमम या उससे कम। अगर मान लो ATC, ATCCC और ATCCD तीनों का जो डिडक्शन है ये पूरा डिडक्शन मिला के कितना है? 60,000। कितना है? 60,000। और मैक्सिमम कितना? 1,50,000। दोनों में से लेस कौन सा है? लोअर कौन सा है? 60। तो 60 विल बी अलाउड एज ए डिडक्शन। अब दूसरा केस है कि ATC, ATCCC और ATCCD, ओके, इन तीनों का जो डिडक्शन है, ओके, जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पूरा इन्वेस्टमेंट मिला के कितना हो रहा है? 2,80,000। कितना हो रहा है? 2,80,000। और 2,80,000 जो हम लोग पे कर रहे हैं ये पूरा अमाउंट एज अलाउड एज ए डिडक्शन नहीं, सब्जेक्ट टू रुपीज 1,50,000 मैक्सिमम डिडक्शन। तो 2,80,000 और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा? 1,50,000। तो मैक्स टू मैक्स हमें 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है, उससे ज्यादा डिडक्शन हमें अलाउड नहीं है। ओके, अब इसमें क्या लिखा है? ATCCC मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC, ATCC, ATCCD कैन नॉट एक्सीड रुपीज 1,50,000 since the deduction under section ATC by 1,50,000 being the maximum limit, no deduction under section ATC, okay, shall be allowed. Eligible contribution to the ATCCD subsection 1B, ATCCD subsection 2 are not being covered overall limit of rupees 1,50,000. ओके, तो वो नहीं होता एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। तो जो NPS, ओके, नॉन पेंशनर सिस्टम, ओके, नेशनल पेंशनर सिस्टम सब्सक्राइबर्स जो उनको जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उनके सैलरी में इंक्लूड होता है, तो उसका अलग से कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ओके उनके इनकम पे ऐड होता है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन ATCCC में अलाउेबल डिडक्शन है। ओके, तो ये आप लोगों ने देखा डिडक्शन किसके बारे में? ओके, सेक्शन ATC के बारे में। तो सेक्शन ATC हमारे किसका? इंडिविजुअल हक के बारे में डील करता है। ओके, ATC सच ए बिग कंसेप्ट जिसके अंदर LIC, okay, deferred, okay, uncommitted deferred annuity, okay, deposit under the what, recognized provident fund, statutory provident fund, okay, superannuation fund,
ओके, इन सब के बारे में दिया गया, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के बारे में दिया, डिपोजिट्स के बारे में दिया है, ओके, रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन्स के बारे में, नोटिफाइड बॉन्ड्स के बारे में बोला है, नाबार्ड स्कीम में इन्वेस्ट करने बोला है, कोई शेड्यूल्ड बैंक है उसमें करने बोला, पब्लिक सेक्टर्स में डिपोजिट सकते, कोई नोटिफाइड कंपनी है पब्लिक सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो फीस पे कर रहे हैं उसमें जो भर, ये सब क्या ईटीसी में डिडक्शन दिया गया, मैक्सिमम डिडक्शन कि मतलब आपको जो टोटल इनकम से, टोटल इनकम्स में थी बहुत सारे एग्जाम्पशंस इनकम के अलावा यहाँ पर भी एग्जाम्पशन दिए गए, जिससे क्या होता है पर्टिकुलर पर्सन एक नोटिफाइड लिमिट से ज्यादा अपना इनकम्स क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। तो बहुत सारे इनकम से बहुत सारी चीजें हैं जो क्या हो हमें परफेक्टली हर जगह नोटिफाइड करनी पड़ती, समझनी पड़ती है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 80D। क्या है हमारा नेक्स्ट सेक्शन? हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ओके, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अंडर चैप्टर 6 से में नेक्स्ट सेक्शन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? 80D। 80D किसके बारे में है? मेडिक्लेम इंश्योरेंस। किसके बारे में है? मेडिकल इंश्योरेंस, जिसको हम मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी बोलते हैं। ओके, अब मेडिकल इंश्योरेंस क्या है? अंडर सेक्शन 80D। आजकल तो आपको पता रहेगा बहुत लोग अपने हेल्थ को ओके मेंटेन रखने के लिए और सडन एक साथ बहुत बड़ा बर्डन ना आ जाए हमारे ऊपर, हमारे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन ना आ जाए, हमारे ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी ना हो जाएगी। अगर हम कहीं बीमार पड़ गए, इल हो गए, तो हमारे इलनेस में क्या होगा, आजकल जो मेडिकल कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। टू सेव अवर लाइफ और फ्रॉम द एनी इंजरीज और टू लॉन्ग पीरियड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटलाइज होते हैं। लेकिन हॉस्पिटल कॉस्ट क्या बहुत ज्यादा हो चुके हैं आजकल, समझ में आ गया? हर चीजों के कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कॉस्ट ऑफ द मेडिकल क्या रहेगा हमारा, बहुत ज्यादा रहेगा। तो एट अ टाइम किसी भी मिडिल क्लास या लोअर क्लास इन सब के लिए आप लोग कुछ बोल सकते हो, कुछ अपर क्लास में भी कुछ लोगों के लिए उस कॉस्ट को उठा पाना बहुत ही ज्यादा क्या है ओके लॉसेबल है। उतना बड़ा हम कॉस्ट कहाँ से मेंटेन करेंगे अपने लॉस के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी चीजों के लिए? तो यहाँ पर क्या होता है, उस लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, जिसको हम मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी बोलते हैं। आजकल बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस आप दे सकते हैं, टाटा AIG का है, मैक्स इंश्योरेंस है, LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको क्या करती है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर कोई आदमी अपने हेल्थ के लिए अपना स्पाउस का, चिल्ड्रन का या डिपेंडेंट ओके पेरेंट्स का, वो पेरेंट सीनियर सिटीजन भी हो सकती है या फिर लेस देन सीनियर सिटीजन में भी हो सकती है। अगर इन सब के लिए अगर हम इंश्योरेंस ले रहे तो इंश्योरेंस क्या होगा, अगर हम कभी भी बीमार पड़ गए तो क्या होता है, अप टू एक लिमिट तक वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रोवाइड हो। सपोज मैंने एक 15,000 रुपए का एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले लिया, 15,000 रुपए का मैंने प्रीमियम भर दिया। अभी 15,000 रुपए का प्रीमियम पे करने के बाद अगर मैं कभी भी बीमार पड़ता हूँ, तो जो भी खर्चा होगा वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी भरता है अप टू द स्पेसिफाइड अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 15,000 रुपए भरा, 15,000 मुझे 8 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम मेडिक्लेम इंश्योरेंस मिल रहा है, मतलब मुझे 15,000 रुपए एज अ प्रीमियम के रूप में भर देना, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में। अगर मैं, मेरा बच्चा, मेरी वाइफ या फिर मेरे डिपेंडेंट पेरेंट्स अगर वो बीमार पड़ गए तो उनका कोई भी मेडिकल कराऊंगा मैं किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर मेडिक्लेम इंश्योरेंस ओके एडजस्टेबल है, तो क्या होगा, मेडिक्लेम इंश्योरेंस को जो भी खर्चा होगा वो क्या कौन भरेगा, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी। सपोज मैं बीमार पड़ गया, मेरे खर्चे में कितना आ गया, 1,20,000 रुपया, तो मैक्सिमम कितना खर्चा मेडिक्लेम इंश्योरेंस देगा, 8 लाख। 1,20,000 रुपए जो मेरा मेडिक्लेम इंश्योरेंस भरेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस वो लोग डिडक्ट कर देते हैं, जो टोटल खर्चा है उस खर्चे में कुछ एक्सपेंसेस वो डिडक्ट करते हैं। जैसे मान लो 1,20,000 तो उसमें से उन लोगों ने 30,000 रुपए डिडक्ट कर दिया, तो 90,000 वो भरेंगे, 30,000 मेरा ही भरना पड़ेगा। जैसे कुछ उसमें लंच के रिलेटेड खाने हो जाते हैं, कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं, हॉस्पिटल वाले कराते हैं, तो वो एक्सपेंसेस वो बॉन्ड नहीं करेगी मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी। फिर भी 90,000 तो बॉन्ड कर रहे। अगर हम मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं देते तो पूरा 1,20,000 रुपया क्या होना पड़ता, हमें अपने जेब से पे करना पड़ता। अभी तो उन्होंने भर दिया, लेकिन कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस ऐसे जैसे टाटा हो गए या फिर कोई अदर कंपनीज के हो गए, इसमें जहां तक कॉल आते हैं, मैंने भी पढ़ा कि जो भी इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC कंपनी क्या करती, कुछ इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करती है, इस इंश्योरेंस में क्या हो जाता है कि
कि आपने कितना खर्चा छोड़ दो, हम एक फिक्स अमाउंट देंगे पर डे का, कहीं पे 5,000 है, कहीं 8,000 है, कहीं 6,000। आपने एक दिन में 2,000 खर्चा किया कि 10,000 खर्चा किया, मुझे पता नहीं। इंश्योरेंस कंपनी एक दिन का आपको 5,000 रुपए देगी, तो 10 दिन में बीमार रहा, मैं 10 दिन में 10,000 भरा, उससे कुछ मतलब नहीं। LIC कंपनी एक दिन का 5,000, 10 दिन का मुझे 50,000 रुपए एज ए मेडिक्लेम इंश्योरेंस के रूप में मुझे पे कर देगी। तो यह है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम क्या, आपको मेडिकल से रिलेटेड हेल्प मिलेगा विद अ प्रीमियम अमाउंट। आप एक प्रीमियम अमाउंट भर दीजिए, उसके बाद आप जब भी बीमार होंगे, कुछ भी होगा, मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस पूरे खर्चे को पे करेगी। समझ में आया आप लोगों को? ये है हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस क्या बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में मेडिक्लेम इंश्योरेंस सेल्फ, चिल्ड्रन या स्पाउस या डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए अगर लेता है, तो उसे हम क्या करेंगे, वो जो इन्वेस्टमेंट करता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25,000 रुपीज। अगर कोई सुपर सीनियर, कोई सीनियर पेरेंट्स है, डिपेंडेंट पेरेंट्स, अगर आप उनका भरते तो मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक का आपको क्या होगा यहाँ पे, ओके, मेडिक्लेम इंश्योरेंस में डिडक्शन मिल जाएगा। ये भी एक अच्छा कि आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस भरिए, जो भर रहे हैं वो एज अ डिडक्शन के रूप में मिल रहा है, जिससे आपका क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये इंडिविजुअल्स के लिए, या कोई हैप्पी एचईएफ, या फिर कोई रेसिडेंट, या फिर कोई नॉन रेसिडेंट, कोई इंडिविजुअल हो गया है, कोई हफ हो गया, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हो गया, या फिर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हो गया, इनमें से कोई भी है, उसको मेडिक्लेम इंश्योरेंस क्या है, एप्लीकेबल से एज अ डिडक्शन। ओके, अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, ओके, अगर हम सेल्फ का भर रहे हैं, या स्पाउस, या जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनका भर रहे हैं, तो हमें एग्जम्पशन कितना है, 25,000 रुपीज तक का डिडक्शन हमें अलाउड है। अगर हम अपने पेरेंट्स का भर रहे हैं, ओके, पेरेंट्स का भर रहे हैं, तो कितना, उसका 25,000 रुपीज एज अ डिडक्शन अलाउड है। अगर हम अपने पेरेंट्स का भर रहे हैं, तो हमें क्या है, ये डिडक्शन अलाउड है। ओके, ये प्रीमियम में क्या होगा, प्रीमियम ऑफ द मेडिकल हेल्थ चेकअप, ओके, रूटीन चेकअप, ओके, इसमें कंट्रीब्यूशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मेडिकल कंट्रीब्यूशन टू द स्कीम ऑफ नोटिफाइड, ये सब क्या है, डिडक्शन अलाउड है। और डिडक्शन तब अलाउड जब मेडिक्लेम का इंश्योरेंस का पैसा किसमें आपने अदर देन कैश में भरा है। आप कैश में नहीं भर सकते हैं, आपको चेक से या फिर अदर देन द कैश मोड पेमेंट से ही आपको काम करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप इन सब से क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, तो ही अलाउड एज अ डिडक्शन है। समझ में आ सकते हो, 80D के अंदर क्या है, एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस हमको डिडक्शंस प्रोवाइड किया गया है। ओके, डिडक्शन फॉर द सुपर इफ डिडक्शन इज क्लेम फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, मैक्सिमम डिडक्शन इज व्हाट, 50,000। अगर हमारे पेरेंट्स क्या है, ओके, सीनियर सिटीजन है, क्या है, सीनियर सिटीजन, ओके, अगर हम पेरेंट्स के लिए भरते हैं, पेरेंट्स क्या है, ओके, ऑन द नेम ऑफ द पेरेंट्स, तो 25,000 अलाउड है। या फिर अगर हम अपना खुद बच्चे का चिल्ड्रन कवर है तो भी 25, या फिर एक ही पॉलिसी में सब कवर है तो भी 25। लेकिन अगर हम अपने सीनियर जो 60,000 एबव के जो पेरेंट्स है, अगर इन सब के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस भर रहे तो हमें मैक्सिमम कितना, 50,000 तक का हम, ओके, अंडर सेक्शन 80D में मैक्सिमम कितना, मैक्स 50,000 रुपीज तक का हम मेडिक्लेम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये तो किसके लिए था, मेडिकल्स के लिए। लेकिन इसमें एक हेल्थ चेकअप का भी है, क्या है, हेल्थ चेकअप का। ओके, अगर हम if deduction is claimed for the senior citizen, maximum deduction is 50. Senior citizen means what, resident individual, okay, crossing the above of 60,000. Okay, preventive health checkup. अगर preventive health checkup है, expenditure on the preventive health checkup of the SSC or his family, including above the children or spouse or, okay, family member, that is a dependent parent. The said amount can also be made in cash और इंक्लूडेड इन टोटल डिडक्शन ऑफ 25,000, 50,000 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5। अगर हम हेल्थ चेकअप के ऊपर अपने बच्चों का या फिर स्पाउस का अगर हम खर्चा करते हैं तो मैक्सिमम कितना, 5,000 का, 50,000 के एबव। अगर सोचो हम अपना ही रखें, स्पाउस का रखें, चिल्ड्रन का रखें, तो हम मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल रहा है,
25,000 का हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम डिडक्शंस मिल रहा है। क्लियर हो गया सबको? अगर हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी किया है और उसका पेमेंट कैश में करो चाहे किसी भी काइंड से, तो हम मैक्सिमम 5,000 को और डिडक्शन ले सकते हैं, 25,000 प्लस 5,000 ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों का रखा तो टोटल कितना आ गया, 50,000 प्लस 5,000 ले सकते हैं, तो 55 हो सकता है डिडक्शन। लेकिन अगर हमने हेल्थ चेकअप अपने पेरेंट्स का रखा है, कितना, पेरेंट्स का, तो फिर 25,000 का और डिडक्शन ले सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अब क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ वेरी सुपर इन एनी मोड अदर देन द कैश। अगर हम लोग मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ओके, किसी भी अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा क्या है, हमें अलाउबल डिडक्शन से, समझ में आ गया, उसको पेमेंट किसी भी करो मोड्स में कर किए जाए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर हम किसी भी सुपर सीनियर सिटीजन का करते तो अदर देन कैश भी चलेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू लम सम प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस 80D, ओके, अमाउंट पेड इन लम सम फॉर द प्रीवियस ईयर इफेक्ट टू बी कीप द फोर्स इन द इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ कप, ओके। अगर हम लोग 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम, 1 साल से ज्यादा का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियम कैसा एक ही बार में पे कर रहे हैं। एलिजिबल डिडक्शन, ओके, प्रिवेटिव फ्रैक्शंस अमाउंट शैल बी अलाउड इरेक्शन ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हमने जितना भी, ओके, मेडिक्लेम इंश्योरेंस के नाम पे पैसा पे किया है, वही इंश्योरेंस का अलाउड है, ओके। हम देखते हैं 1 मिनट में। ओके, तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में 2 डिडक्शन देखे। पहला डिडक्शन क्या देखा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, ओके। 80 के अंदर बहुत सारे डिडक्शन प्रोवाइड किए गए हैं जो हमारे ग्रॉस टोटल इनकम, द क्लबिंग ऑफ द टोटल इनकम फ्रॉम द वर्ड सेक्शन 16 से लेके 64 तक हुए, और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम द सेक्शन 70 से लेके सेक्शन 74 तक हम लोगों ने देखा, ओके। इसके अलावा क्या दिया गया, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज व्हाट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 80 के अंदर डिडक्शंस प्रोवाइड किए गए कि exclusive of the deduction from the each heads of income and exemptions, there are some other deductions provided by the government under section 1, okay, section 6, chapter 6A, okay, under chapter 6, okay, deduction under chapter 6A, okay। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में डिडक्शन क्या दिया गया है, सेक्शन 80C क्या दिया गया है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो इंडिविजुअल और किसके लिए था, हाफ के लिए, इंडिविजुअल एंड हिंदू, ओके, अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें सेक्शन 80C, 80CCC, 80CDCD के बारे में डिडक्शन दिया गया था। और इसके अंदर मैक्सिमम डिडक्शन कितना, ₹1,50,000 और विच एवर इज मेड, विच एवर इज लोअर। टोटल डिडक्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अबाउट 1,50,000, दोनों में से जो लोअर है वो डिडक्शन अमाउंट क्या अलाउड एज अ डिडक्शन। उसके बाद सेक्शन 80D के बारे में पढ़ा, जो क्या है नेक्स्ट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में है, जो क्या 80D किसके डील करता है, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो पे करते हैं फॉर द व्हाट, मेडिकल, ओके, मेडिकल सपोर्ट के लिए। वो क्या हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए पे कर सकते हैं।
या फिर अपने पेरेंट्स के लिए भी, तो ये सबको मिलाकर 25,000 का डिडक्शन। अगर उसके पेरेंट क्या है, सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन, तो कितना ले सकता है वो 25 + 25 50,000 तक का डिडक्शन ले सकता है। सो सीनियर सिटीजन के लिए वो 25,000 का अलग से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर वो करवाता है सेल्फ का या चिल्ड्रन का, स्पाउस का, तो 5,000 का एडिशनल हो ओके हेल्थ चेकअप के ऊपर क्या कर सकता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस को क्लेम कर सकता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 25,000 का इंश्योरेंस क्लेम उसके लिए कर सकते हैं। अगर उसका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो रहा है तो 25,000 + 25,000 50,000 तक का मेडिक्लेम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। समझ में आप लोगों को। तो आज का जो दो डिडक्शन था इसके बारे हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग ATD, ATU, ATE इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ATD भी हो गया ओके, ATE है, बहुत सारे डिडक्शन प्रोवाइड किए गए ATC। तो आज हमने दो डिडक्शन का डिटेल में पढ़ा। सबसे बड़ा डिडक्शन जो था क्या था, ATC। तो ATC के बारे में हमने डिटेल में देखा और ATD मेडिक्लेम इंश्योरेंस का इनके ऊपर डिडक्शन प्रोवाइड किया गया। डिडक्शन समझ में आ गया। तो आज का ये दो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 या फिर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में जो आगे जो डिडक्शन दिए गए ATU, ATDD ओके, ATDB, AT ओके, EA, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। सो गुड बाय एवरीवन, गुड डे। ओके, इट वाज अ वेरी नाइस लेक्चर ऑन इट। थैंक यू एवरीवन।